तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 4 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनको एक एक करके हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और हर जगह इस वीडियो को शेयर करना यह आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे जितने भी क्लासेस आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। जैसा कि आपका आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, ग्रुप 4 का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपका एमपी आबकारी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, इन सभी के एग्जाम आने वाले हैं। तो अब धीरे धीरे सारी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, हम मैथ शुरू करना चाहते हैं इस चैनल पर, तो मैथ में कौन से टॉपिक से शुरुआत की जाए, यानी कि मेंसुरेशन से शुरुआत करें, यानी 3D 2D से शुरुआत करें, या फिर अपना अर्थमेटिक्स से आपका परसेंटेज लाभ हानि यहाँ से शुरू करें। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस हिसाब से हम मैथ की क्लास शुरू करेंगे सभी एग्जाम के लिए। जितने भी एमपी में एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो ग्रुप 4 हो, सब ग्रुप 4 हो, एमपी एसआई, उन सब के लिए हम मैथ की क्लास शुरू करेंगे। और रीजनिंग की क्लास तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ही करेंगे, लेकिन अभी केवल मैथ के बारे में आपको बता देना है क्या प्रायिकता वगैरह से स्टार्ट करें, क्योंकि देखो अभी जिन लोगों का एग्जाम बचा है उन लोगों के एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न जो है वो आपके एडवांस में ये जैसे कि स्टैटिक्स से प्रश्न आ रहे हैं, तो कौन से स्टार्ट करना है आप लोग बता देना। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज आप लोगों को बता दें किन लोगों ने हमारे पास से प्रश्न भेजे हैं और कितने कितने नंबर उनके आए हैं। सबसे पहले देखिए सर, मेरे 171 नंबर आए हैं और ये हमारे देखो शुक्ला सर एमपी महिला सुपरवाइजर ग्रुप के ये सदस्य भी हैं। ठीक है, इनका नाम है अंशिका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, आपने भी बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। इसके बाद में है सोनम जी, सोनम के 160 नंबर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, मेरा नाम सोनम ध्रुवे है और इन्होंने देखिए हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स भी ले रखे हैं, काफ़ी सारे प्रश्न भी इन्होंने भेजे थे। इसके बाद में देखिए आरती कश्यप जी हैं, इनके 158 नंबर आए हैं और उन्होंने हमको धन्यवाद कहा है, सर आपकी पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो बहुत सारे लोग इतने खुदगर्ज होते हैं, बोलते ही नहीं है, ठीक है ना, कहते सर आपकी पीडीएफ से कुछ नहीं आया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, खुद की दीदी बता रही हैं, हाँ सर आपकी पीडीएफ से बहुत हेल्प मिली है और इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन पीडीएफ नोट्स भी ले रखे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर पूजा शर्मा जी हैं, 146 नंबर आए हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। देखिए सर, एक बात जरूर बोलूँगी, ये जितने भी नंबर आए हैं मेरे, ये आपकी मेहनत का परिणाम है, क्योंकि मैंने सिर्फ आपके बताए हुए ही पढ़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैंने पहली बार महिला परीक्षक का पेपर दिया था। आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, 146 नंबर इस समय पर अच्छे नंबर में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भेजे। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, लार में कौन सा एंजाइम होता है, 8, 16, 32, तो इन सबको अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए 144 नंबर करिश्मा निनामा जी के आए हैं, इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भेजे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। 182 नंबर यहाँ पर सानिया खान जी के आए थे, उन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट से ले रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, एक कॉमन चीज़ है कि जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, 170, 172, 182, 180, उन लोगों ने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके भी इतने अच्छे नंबर आए, भले ही आपके एग्जाम में 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, आप लोग तुरंत सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लीजिए, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। सर सुपर सिलेक्शन नोट्स कैसे लेना है, तो बड़ी सिंपल प्रोसेस है, इसके लिए कुछ खास करना नहीं है। ये आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, इसी QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर आपको 199 रुपये का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन PDF नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। इन नोट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप आराम से 2 से 3 दिन में इनको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनको कवर करके जाएंगे, अगर ऊपर ऊपर से भी देख करके जाएंगे तब भी आपके कम से कम 10 से 15 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, जितने नंबर अभी आपके आ रहे होंगे। तो तुरंत आप कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मंगवा लीजिए। इसके अलावा एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एमपी आबकारी के भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स अवेलेबल हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग अपने अपने नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। वर्ग 3 चयन परीक्षा के भी नोट्स उपलब्ध हैं। चलिए भैया शुरुआत करते हैं पोषण एवं स्वास्थ्य से। पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक स्रोत क्या है, मतलब विटामिन सी का सामान्य स्रोत क्या है। तो इसका सामान्य स्रोत संतरा आपके ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका संतरा ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा रहेगा ये सब, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन आपको बता दें विटामिन सी का सामान्य स्रोत क्या होता है, तो जितने भी खट्टे फल होंगे वो सभी विटामिन सी के स्रोत होते हैं, जिसमें कि आपका संतरा हो गया, ठीक है,
और संतरा के अलावा आपका नींबू हो गया, इसके अलावा जो है आंवला हो गया। सबसे ज़्यादा अगर आपको ऑप्शन में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी कहाँ से मिलता है और आपके ऑप्शन में अगर आंवला दिया गया है तो भैया आंवला ही लगा करके आना। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने आपको बता दिया, पहले भी आपको बता रखा था। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो पहला प्रश्न तो आपका ये हो गया कि मैथ में कौन से टॉपिक से शुरू करें, एडवांस से या फिर अर्थमेटिक से। दूसरा प्रश्न हो गया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, पहला प्रश्न के बारे में आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, डायरिया होने पर क्या समस्या होती है। देखो डायरिया होने पर मुख्य रूप से पेट की समस्या होती है। ऑप्शन में दिया गया था कि पेट में समस्या होती है, आंतों मतलब कि आंखों में समस्या होती है या फिर हृदय में समस्या होती है। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा दस्त होने लगते हैं, यानी कि पेट में समस्या होती है। डायरिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। तो डायरिया होने पर कई समस्या हो सकती हैं, जिनमें निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन, पेट में ऐंठन, मतली, उल्टी, भूख न लगना शामिल है। गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है, खास करके बच्चों और बुजुर्गों में, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों का क्या होता है, इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। ठीक है, तो ऐसे में अगर लगातार दस्त होते रहते हैं तो यह जानलेवा भी हो सकता है डायरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, चलो आप बता देना। बहुत फेमस वैक्सीन है डायरिया की। ठीक है, न्यूमोकोकल तो निमोनिया की है। डायरिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है ये आपको कमेंट करना है। तीसरा प्रश्न भी यहीं पर हो गया है, तीनों प्रश्न कमेंट कर देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डिप्थीरिया बीमारी के लक्षण पूछे गए थे कल शाम वाली शिफ्ट में, हमने आपको इसके लक्षण के बारे में सब कुछ बता दिया था। डिप्थीरिया इसमें ऑप्शन में आया था कि पेट में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है। तो भैया गले में ये दिक्कत करता है, आपको बता रखा था। डिप्थीरिया जो है गले की समस्या के लिए होता है। जैसे कि ये बालक है, ये उसका गला यहाँ पर जालेनुमा आकृति बना लेता है, डिप्थीरिया जीवाणु। बच्चा खा पी नहीं पाता और उसके गले में दर्द होता है, तो ये गले के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। गला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी डिप्थीरिया के बारे में डिटेल में कल हम आपको बता चुके हैं, कल शाम को बताया था। ये प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं। डीपीटी का पूछ लिया था, आप डीपीटी आपको कितनी बार करा चुका है, तो डीपीटी के बारे में क्या ही बताना, ठीक है ना। डीपीटी पूछा, ये आपका इसका पूछ लिया था, तो ये हमने कल करा दिया है, इसको छोड़ते हैं, आगे निकलते हैं। देखिए एनीमिया, एनीमिया आपको कई बार करा रखा है। आज पूछा है कि एनीमिया की समस्या से बचने के लिए कैसा आहार लेना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है एनीमिया क्यों होता है, अगर आहार में आयरन की कमी है तो एनीमिया हो जाएगा। अब इससे बचने के लिए हमें कैसा भोजन लेना चाहिए वो आइए बता देते हैं। तो देखो एनीमिया से बचने के लिए अपने आहार में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, दालें हो गई, मांस, मछली और अंडे। ये सारी चीज़ें आपको शामिल करनी होंगी। भाई जो मतलब मान लीजिए शाकाहारी है तो अंडे को मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, मांस मछली मत लो, लेकिन दाल खा सकते हो, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो। तो एनीमिया बेसिकली क्या होता है, रक्त की कमी हो जाती है, आरबीसी कम बनती है, आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और उनकी जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। इसको हम आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया कहते हैं। आगे समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश भी शुरू करेंगे, काहे परेशान हो रहे हो, इंग्लिश भी शुरू करेंगे। इंग्लिश अच्छे लेवल की पढ़ाएंगे आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। ग्रुप 4 वाले इंग्लिश के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लें, एमपीएसआई वाले इंग्लिश के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लें। देखो हमारे यहाँ कोई अलग टीचर नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ। और आप एक बार हमसे अगर इंटरेक्ट हो गए, यानी हमारी बातें आपको समझ में आने लगी, तो आपको अलग अलग टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी ना। कई लोग क्या होता है, बहुत से चैनल हैं, अच्छी बात है, अलग अलग टीचर हर सब्जेक्ट के लिए होते हैं, फिर उनसे आपको इंटरेक्ट करने में समस्या होती है। किसी की समझ में आती है, किसी की समझ में नहीं आती है, किसी की बात एक बात समझ में आ गई, किसी की बात नहीं समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ तो अपन खुद ही हैं, ठीक है ना। तो एकदम जीरो लेवल से आपका शुरू करने वाले हैं, बस आप बता देना कि मैथ कहाँ से शुरू करेंगे। चलो देखो, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, यह आपका आज पूछा गया था। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। कल या परसों वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि लार वाला एंजाइम, ठीक है। चलिए अगला देखिए, गोद लेने वाले माता पिता की उम्र कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है, क्योंकि आपके ऑप्शन में 25 वर्ष और 21 वर्ष ये दोनों दिया गया था। यहाँ पर आपको बोनस अंक मिलेंगे, आपने चाहे 25 लगाया हो या 21 लगाया हो, दोनों सही माना जाएगा। सर दोनों क्यों सही माना जाएगा, देखो पहले क्या होता था कि जो महिला है उसकी एज शादी की 18 वर्ष होती थी, पुरुष की 21 वर्ष होती थी। तो ऐसे में इसमें एक नियम है दत्तक पुत्र अधिनियम में कि अगर कोई भी महिला या पुरुष किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसकी शादी के सक्सेसफुली 2 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो पहले ये उम्र 18 वर्ष जब होती थी महिला की, तो 2 साल के बाद में महिला 20 साल की हो गई, तो 21 साल तक जो है बच्चे को वो ले सकती थी, दत्तक पुत्र को, यानी गोद लिया जा सकता था। तो पहले ये आंसर 21 वर्ष होता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अब इन्होंने ये कर दिया कि जो महिला उसका उम्र भी
भी 21 होनी चाहिए और पुरुष की उम्र भी 21 होनी चाहिए। तो अब ये जो मिनिमम एज है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा भैया 2 साल कम से कम शादी के पूरे होने चाहिए, तो 21 साल की उम्र में जब शादी होगी तो प्लस 2 कर लो तो 23 या फिर 24 इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, 21 भी ऑप्शन में दे रखा है, 25 भी दे रखा है, तो इस वजह से इसका आपको बोनस अंक मिलने वाला है। अब अगर बात करते हैं तो 25 अब माना जाता है। कन्फ्यूजन खत्म हो जानी चाहिए। चलिए देख लेते हैं और जो नियम बने हैं दत्तक पुत्र वाले उनको देख लेते हैं। भारत में बच्चा गोद लेने के लिए माता पिता और बच्चे के बीच में जो है कम से कम 25 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। जो माता पिता की जो है और जो मतलब कि पुत्र है, इसकी उम्र के बीच में कम से कम 25 साल का अंतर होना चाहिए। आगे बढ़िए, देखो न्यूनतम आयु अंतर की बात करें तो गोद लेने वाले माता पिता और बच्चे के बीच में कम से कम 25 साल का अंतर होना चाहिए। दंपत्ति की संयुक्त आयु जो मतलब पेरेंट्स हैं उनकी संयुक्त आयु कितना होना चाहिए, तो गोद लेने वाले दंपत्ति की संयुक्त आयु 90 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि 90 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहले भी आपको बता चुके हैं। सिंगल पेरेंट की बात करते हैं तो एकल माता पिता की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। नए नियम के अनुसार 25 वर्ष, पुराने नियम के अनुसार 21 वर्ष। दोनों में से कोई भी आपने लगाया होगा आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अधिकतम आयु की बात करते हैं तो गोद लेने के लिए कोई अधिकतम आयु यहाँ पर नहीं कही गई है, लेकिन ये बोला गया कि दोनों की संयुक्त आयु 90 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़िए, वैवाहिक स्थिति तो गोद लेने वाले दंपत्ति का कम से कम 2 वर्ष तक का सफल वैवाहिक जीवन तथा दोनों की सहमति आवश्यक है। बोला गया ना कि कम से कम 2 साल तक आपकी शादी के हो चुके हों। तो 21 साल की लेडीज होगी, 2 साल शादी के होने यानी कि 23 साल, तो 21 साल तो अपने आप ही वहाँ पर कट जाएगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, इसके बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं। चलिए, एक महिला की के विधवा होने पर उसे किस अधिनियम के तहत संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, ये बताओ किस एक्ट के तहत संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। चलिए, तो एक महिला को विधवा होने पर संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत दिया जाता है। कौन सा एक्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, जिसके अनुसार विधवा को संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है, न कि केवल सीमित अधिकार। धारा 14 में ये कहा गया है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1956 की धारा 14 में कहा गया है कि भैया ऐसा है, जो भी विधवा महिला होगी उसको धारा 14 के अनुसार संपत्ति में पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। चलिए, आज हिंदू विधवा विवाह से बहुत सारे प्रश्न आए हैं। अगला देखिए, हिंदू अधिनियम 1956 के अनुसार बेटियों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, तो चलिए देख लेते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बेटियों को अब पिता, दादा और परदादा की संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त हैं, जो 2005 में किए गए संशोधन के बाद सुनिश्चित हुआ है कि बेटियों को भी इसमें पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। समानता का अधिकार यहाँ पर लागू होता है। आगे बढ़िए, ओपीवी वैक्सीन पूछी गई है, हालांकि पहले भी आपको बता चुके हैं ओपीवी के बारे में, छोड़ दें क्या अन्य, चलो बता ही देते हैं ओपीवी। देखो, जो बार बार क्वेश्चन करा चुके हैं उनको कराने से क्या ही फायदा है। जो लोग लगातार एग्जाम एनालिसिस देख रहे होंगे उनको सब पता है। अब लार में कौन सा एंजाइम होता है आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है। बेशक गूगल पर सर्च करके करो, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। देखो, तो ओपीवी वैक्सीन क्या है, तो ओपीवी वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन है, जिसे पोलियो के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बचाव के रूप में जाना जाता है। यह एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन है जो पोलियो वायरस के कमजोर जीवित रूपों में को शामिल करती है, जिससे बच्चों की बूंदों के रूप में दिया जाता है। पता है ना आपको, 2 बूंद जिंदगी के दिए जाते हैं बच्चों को, इसी को हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, ओपीवी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर से वही 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल से 2 प्रश्न एमएस एक्सेल से, एक जो है आपका एमएस वर्ड से आया था। जिन लोगों ने 199 वाली कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं उनको हमने कंप्यूटर के नोट्स अलग से दे रखे हैं, उसमें आप जो है पढ़ करके जाएंगे। कंप्यूटर की 2-3 पीडीएफ है, पढ़ करके जाइएगा, वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 151 प्रश्न हमने अलग से दिए हैं, जिसमें हमने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और आपका इंटरनेट, इन 4 चीज़ों को एक साथ कवर किया है। अगर आप उसको भी पढ़ के चले जाएंगे तो भी कंप्यूटर वाले सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में भैया 5 नहीं, कम से कम 10 से 12 प्रश्न आज मैथ में पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न तो हमें सेम टू सेम मिल गए हैं, जिनका आंसर आप खुद ही बताते चले जाएंगे। एक महिला 30 संतरे अपने 3 बच्चों में बराबर बांटना चाहती है, बताइए प्रत्येक को कितने संतरे मिलेंगे। है ना सिंपल, 3 से 30 को काट दो, 10-10, तो प्रत्येक बच्चे को 10-10 संतरे मिलेंगे। उसके बाद 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो ये आप कर सकते हैं। इसमें आपका क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो सबसे पहले एसआई निकाल लो। एसआई निकालने क्या है, PRT/100, 18,000, ठीक है, गुणा 10, समय क्या है 4 बटे में 100। लो भैया ऐसा ही निकल गई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 10 चौक 40, 40 का गुणा अगर आप 180 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, ये 7200 समथिंग रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अब इस 7200 को 18,000 में जोड़ दो, जो आंसर आएगा वही आपका मिश्रधन होगा। तो 4 वर्ष में ये रुपए इतने हो जाएंगे, 18,000 में 7200 को आपको ऐड कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
ए 10 घंटे में एक टंकी भरता है, बी 15 घंटे में भरता है, दोनों एक साथ में कितने समय में इस टंकी को भर लेंगे? तो इसका एक सूत्र हमने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी आपको। क्या करना है, ऊपर गुणा करना है 10 गुणा 15 और नीचे इन दोनों का जोड़ करके लिख देना है। तो 10 और 15 को जोड़ेंगे कितना होगा? 25 होगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 5 पच्चे 25, 5 दूनी 10, 5 से काटो, 5 तियाई 15, 3 दूनी 6, यानी कि 6 घंटे में ये दोनों टंकी को मिल करके भर लेंगे। ठीक है, इस सूत्र से आप आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। आगे बढ़िए, ऐसी ट्रिक वगैरह हम बताएंगे आपको, बिल्कुल मैथ में, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखो, एक साइकिल को 1200 रुपये में खरीदते हैं, 1500 में बेचते हैं, कितने परसेंट का लाभ हुआ? कितनी बार आपको बताया था, कुछ करना नहीं है, सीपी ये रहा, एसपी ये रहा, दोनों का अंतर और बटे में सीपी। तो 1200 में से 1500 गए, कितने बचे? 300 बचे, ये दोनों का अंतर लिख दिया। बटे में सीपी क्या है? 1200 है, 1200 नीचे लिख दिया, गुणा में 100 कर दो। लो भैया, निकल करके आ गया कितना परसेंट मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से 12 खत्म 4 बार, 4 से 100 खत्म 25, तो 25% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए, ये सब सवाल आपको करा चुके हैं। जिनने 199 की पीडीएफ ली है उनको हमने एक ट्रिक वाली पीडीएफ दी है, मैथ की ट्रिकी पीडीएफ। ये हर एक नोट्स के साथ में हम देते हैं ट्रिकी पीडीएफ, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक के ट्रिक्स वगैरह दी गई हैं ना। तो ये ट्रिकी पीडीएफ दे रखी है, वहाँ पर आप देख लेंगे तो सारी ट्रिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। देखो, 2500 रुपये की वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। भैया विक्रय मूल्य बताना है, बड़ा सिंपल है। जब क्रय मूल्य पूछा जाए तो इसको 100 में जोड़ करके नीचे लिखते हैं। जब पूछा जाए कि भैया विक्रय मूल्य क्या है तो 100 में जोड़ करके ऊपर लिखते हैं। तो 2500 रुपये की कोई चीज़ है, 25% का लाभ हो रहा है, इसका 125% निकाल लो, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 खत्म, 25 का गुणा 125 में करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। 625 के समथिंग जो भी आएगा उसको गुणा करके आप लोग देख लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, मैथ से परेशान नहीं होना है। अब बोलो भैया, 144 का वर्गमूल पूछ लिया है, बताओ किसका वर्गमूल होता है 144? तो 12 का होता है, सबको पता है। 12 का वर्ग 144 होता है। इसी बात पर आपको 13 का वर्ग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। उसके बाद में डेटा सफिशियंसी पर एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर x + 5 = 10 है और x = 5 है तो क्या ये दोनों मतलब कि डेटा सफिशियंट है? तो भैया बिल्कुल सफिशियंट है। x + 5 = 10, x की वैल्यू निकालोगे तो 10 में से जब 5 जाएगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी कि ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो डेटा सफिशियंट है, यस और नो उसमें लिखा गया होगा, तो यस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से डेटा सफिशियंसी के भी प्रश्न आपके एक दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, चलो रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, रीजनिंग में मदर का दर्पण प्रतिबिंब पूछा था हमने आपको। एक अभी जो आपका रीजनिंग वाली एक टॉपिक कराया था हमने ट्रेंडिंग टॉपिक में, उसमें हमने बताया था कि कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब कभी चेंज नहीं होता। जैसे ये एम है ना, तो इस एम का एम ही रहेगा, ओ का ओ ही रहेगा, टी का टी ही रहेगा, एच का एच ही रहेगा। इसमें चेंज होगा तो केवल क्या, ई और आर ही चेंज होगा। तो बस आपको ऑप्शन में ये देख लेना है कि कौन से ऑप्शन में ई और आर चेंज हो रहा है। जिस ऑप्शन में ई और आर चेंज हो रहा होगा, ये सारे लेटर जो शुरू के हैं एम ओ टी एस, ये अनचेंज होंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये सब कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको हम पढ़ाएंगे जब आबकारी के लिए, तो सारी करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो देखो मदर, अब इसमें क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आपको लगाना है। क्या कह रहा है, मदर लॉन्ग हाइट ग्रोथ चाइल्ड, इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाइए। देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले देखेंगे तो सी आएगा। ठीक है, तो सी मतलब चाइल्ड सबसे पहले आ जाएगा, चाइल्ड लिख दिया। उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ जी, जी आएगा तो जी माने ग्रोथ, तो ग्रोथ को लिख देंगे। उसके बाद में एच माने हाइट, तो हाइट को लिख देंगे। एच आई जे के एल, एल माने लॉन्ग, तो लॉन्ग को लिख देंगे। उसके बाद में एम, तो ये हो जाएगा आपका चाइल्ड, ग्रोथ, हाइट, लॉन्ग, मदर। ये बिल्कुल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लग जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ समझाने वाले हैं, सब कुछ सिखाने वाले हैं आपको, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। उसके बाद में बोला गया था भैया त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त का वेन डायग्राम बनाइए। तो ये तीनों अलग अलग हैं, त्रिभुज अलग आकृति होती है, चतुर्भुज अलग आकृति होती है, वेन डायग्राम और जो है वृत्त अलग होता है। तो ये इस तरह से इसका वेन डायग्राम अलग अलग बन जाएगा। चलिए, इसके बाद में 8 का पहाड़ा पूछ लिया था। देखो भैया, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, बताइए क्या आएगा, 8 पंचे 40, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। सीरीज में इसी तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, कभी 3 का पहाड़ा पूछते हैं, कभी 4 का पूछते हैं, आज 8 का पूछ लिया है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फाइबर युक्त भोजन इनमें से कौन सा है, यह आपसे पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से भोजन में फाइबर पाया जाता है। देखो, तो फाइबर युक्त भोजन में फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, बीन्स और मेवे शामिल हैं, जो पाचन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और अन्य स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन में आपको देख लेना था, क्या ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में अनाज दिया गया था, चावल वगैरह जिसमें दिया गया होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, प्लास्टिक की पन्नियाँ बंद करने पर अगर प्लास्टिक की पन्नियाँ बैन कर दी जाएँ तो क्या होगा? तो भैया सबसे पहली बात तो प्लास्टिक की पन्नी अगर प्रतिबंध लगा दें तो पर्यावरण को काफ़ी फ़ायदा होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इनसे होने वाला प्रदूषण कम होगा, लेकिन इससे दुकानदारों को कुछ परेशानी हो सकती है और उन्हें अन्य विकल्पों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पन्नी को बैन कर देना चाहिए। अगर देखो पन्नी बैन कर देंगे तो क्या होगा? पहली बात तो प्रदूषण खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, जो कागज़ की मतलब कि पैकेट होते हैं वो कागज़ के पैकेट बनने शुरू हो जाएँगे, कागज़ के थैले बनने शुरू हो जाएँगे। इससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होगा क्योंकि कागज़ बहुत जल्दी गल जाता है, ठीक है ना? दूसरी बात, जो कागज़ बनाने वाले उद्योग हैं मतलब कि जैसे कि घर पर जो लोग कागज़ वगैरह का पैकेट बनाते हैं, उनको भी कुछ न कुछ उद्योग मिलेगा। लेकिन इससे हानि ये है कि भैया ये इतना मजबूत नहीं रहेगा, तो फिर आपको घर से थैला लेकर के जाना पड़ेगा, है ना? अभी तो आप जाते हो बाज़ार में और सोचते हैं काहे की थैला लेकर के जाएँगे, पन्नी लेंगे 5 किलो वाली सारी सब्ज़ी भर लेंगे, ठीक है? फिर ये काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो ये सिस्टम है। चलिए, आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है? किसी समुदाय में टीकाकरण क्यों ज़रूरी है? यह बात उस समुदाय में रहने वाले लोगों को कैसे बताएँगे? ये प्रश्न 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछ लिया है देखो। तो देखो आप एक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप एक समुदाय में जाती हैं, वहाँ के लोग कहते हैं देखो हम टीका नहीं लगवाएँगे मैडम। आप पूछती हैं कि क्यों नहीं लगवाएँगी? तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ मान्यता है कि हम किसी भी दवाई को अपने अंदर इंजेक्ट नहीं करवाते हैं, इसलिए हम नहीं लगवाएँगे। तो फिर आपको समझाना है उनको, किस तरह से समझाएँगी? तो आप उनको समझाएँगी देखिए, अगर आप टीका लगा लेंगी तो मान लीजिए आपके बच्चे को कोई रोग है, तो वो रोग इस समुदाय में नहीं फैलेगा, उस बच्चे में ही समाप्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात है, बच्चे में कोई रोग है, तो वो रोग उसी के अंदर खत्म हो जाएगा, है ना? और कोई रोग उसको होगा ही नहीं दोबारा। जीवन भर आपको जो है इस रोग से सुरक्षा मिल जाएगी, जैसे टीबी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, इन रोग से जीवन भर आपको सुरक्षा मिल जाएगी। और अगर टिटनिस है, टिटनिस हो जाता है तो गला मतलब लॉक जॉ हो जाता है, जबड़ा लॉक हो, ये सारी चीज़ें उसको समझा करके आप जो है उनको टीका लगाएँगे, यही सारे आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे। चलिए भैया आगे, मातृ कुपोषण का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? अगर माता खाना-पीना नहीं खाती है, तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो मातृ कुपोषण बच्चे के विकास, स्वास्थ्य और जीवन पर गंभीर रूप से नकारात्मक इफ़ेक्ट डालता है, जिससे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। उसकी जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी, है ना? अगर माता ही कुपोषित है, तो बच्चा तो कुपोषित होना ही होना है। माता ही अगर सिगरेट पी रही है, तो भैया बच्चे का क्या होगा? दिमागी संतुलन जो है उसमें जो है समस्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, देखो बहुत सारे चैनल एग्जाम एनालिसिस बंद कर चुके हैं, ठीक है? लेकिन हम आपके भरोसे पर, आपके सहारे पर एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं क्योंकि आप लोग ही जो है क्वेश्चंस भेजते हैं जिनको हम सॉल्व कराते हैं। तो आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आपसे निवेदन है 1 से 1.5 घंटे के भीतर जो भी प्रश्न आपको याद रहे अपने नाम के साथ में ज़रूर सेंड कीजिएगा। देखो ये चौथी बार प्रश्न पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन-सा बांध निर्मित किया गया था? देखो केंद्र सरकार ये देखो ये वही लिखा रह जाता है, ये टाइपराइटर महोदय थोड़ा-सा गड़बड़ कर दे रहे हैं, ठीक है ना? तो जो भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नागल बांध ऑप्शन में भी दिया था, भाखड़ा नागल जो बांध है वो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। 11वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य था समावेशी विकास, जिसे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इसको बढ़ावा देना और लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाएं और बच्चे, बुनियादी ढांचा और पर्यावरण जैसे जो क्षेत्र है इन पर ध्यान केंद्रित करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। एक प्रश्न आपका इस तरह से पूछा गया, एक बच्चा अगर अपनी क्लास में बच्चों को टीम भावना के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो बताइए वो बच्चा क्या है, उसके अंदर कौन सा गुण है? तो उसके अंदर नेता का गुण है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वो नेता होगा, वो बच्चों को कह रहा होगा देखो अगर हम एक रहेंगे तो क्या होगा कि हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं, किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भयंकर भाषण वो दे रहा है, ठीक है ना? तो क्या कर रहा है, नेता का गुण उसके अंदर है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बता दें इंस्टाग्राम पर हमारी आईडी है सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से, वहाँ पर हमने विटामिन की सीरीज चालू कर रखी है, वो विटामिन की सीरीज रील्स के माध्यम से कवर करा रहे हैं। ABCDE ये 5 विटामिन करा चुके हैं, आप लोग जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? और बाकी ये हमारा फेसबुक पेज है, देखिए सक्सेस जंक्शन के नाम से, इसको भी आपको सर्च करके फॉलो कर लेना है। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। सारे सोशल मीडिया चैनल पर आपको जो है फॉलो कर लेना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब इसी चैनल पर आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मैथ, इंग्लिश और आपका रीजनिंग की क्लास शुरू होने वाली है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आज शाम को 9 बजे सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको प्रश्न भी भेजने हैं और इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आपको MPSI, MP पुलिस, MP आबकारी, इन सब के MP टेट वर्क 3 चयन परीक्षा, इन सब के नोट्स प्राप्त कर लेने हैं, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।